ऋग्वेद में 4 वर्णों के बारे में तो है, लेकिन जातियों के बंटवारे का जिक्र नहीं है। साफ था कि घर में काम के हिसाब से वर्ण बटे थे, लेकिन आर्यों के आने के बाद उन्होंने यहाँ के मूल लोगों को बरगलाना शुरू किया। इतिहास की माने तो वर्ण व्यवस्था को एक नए रूप में बताते हुए उसे जाति से जोड़ दिया। आर्यों की मानसिकता इतनी विकृत और सामंतवादी थी कि वो यहाँ के मूल नागरिकों को ही एक दूसरे के खिलाफ करने लगे। कहते हैं कि जब एक मजबूत चट्टान पर भी बार बार चोट की जाए तो वो एक दिन टूट ही जाती है। मूल भारतीयों के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अपनी बेटियों को आर्यों से ब्याह दिया। आर्यों ने उन्हें दासियों की भांति केवल एक सेवा करने योग्य बताकर रखना शुरू किया, जो उनके पुरुषार्थ को पोषित करता। ये व्यवस्था मूल लोगों को भी भाने लगा। धीरे धीरे वो भी आर्यों के रंग में रंग गए और पीड़ा और उत्पीड़न का दौर शुरू हुआ। वो कई सदियों तक चलता रहा। कई संत हुए जो जात पात के भेदभाव के खिलाफ लड़े, लेकिन उनकी पूजा होने लगी और उनके विचारों को लोगों ने भुला दिया। मगर कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग नहीं बल्कि वो रास्ता चुना जिसकी भाषा मनुवादी समाज को समझ आती थी। जिसमें सबसे पहले आते हैं दलित आंदोलन को सबसे पहले शुरू करने वाले ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने सत्य शोधक आंदोलन शुरू कर अछूतों को एक नई पहचान दिलाई थी। दोनों पति पत्नी थे। 19वीं सदी के मध्य में जब महिलाओं को दहलीज पार करने की भी इजाजत नहीं थी, ऐसे दौर में ज्योतिबा फूले ने न केवल सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया लिखाया बल्कि उन्हें महिलाओं को शिक्षित करने का एक बड़ा हथियार भी बनाया। जो समाज महिलाओं के पढ़ने लिखने के सख्त खिलाफ था, वो समाज सावित्रीबाई को देखकर बुरी तरह से सक पका गया था। एक महिला है, कमजोर है, क्या ही कर लेगी, कुछ दिनों में थक हार कर घर बैठ जाएगी। ऐसा सोचने वालों के गालों पर तब करारा तमाचा पड़ा जब ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को केवल देवी समझा नहीं बल्कि देवी माना भी। कहने के लिए तो शिक्षा हो या धन, सबके लिए देवी की आराधना होती है, लेकिन समाज में जो घर में बैठी महिला है उसे कोने में पड़ी झाड़ू के बराबर भी इज्जत नहीं दी जाती है। इस सोच को ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने तोड़ दिया था। न केवल महिलाओं को बल्कि दलित को भी समाज में सिर उठाकर जीने का हक है। वो किसी के बाप के गुलाम नहीं है और अछूत जैसे विकृत शब्द के खिलाफ उन्होंने ही दलित शब्द कहना शुरू किया था। इस क्रांति को देश के पिछड़े और वंचित वर्ग के दिलों में जगाने वाले थे फूले दंपति। साल 1873 में सत्यशोधक आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जब वाकई में दलितों और वंचितों ने एक साथ सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में जातिगत भेदभाव और हाशिए पर पड़े नाम शूद्र समाज के लोगों के लिए सामाजिक और धार्मिक रूप से बराबरी और सम्मान देने के लिए नाम शूद्र आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह आंदोलन हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर ने शुरू किया था। नाम शूद्र समुदाय, जिन्हें इस आंदोलन से पहले चंडाल समुदाय कहा जाता था, जो कि एक अपमानित शब्द माना जाता था, लेकिन इस अपमान के खिलाफ ठाकुर भाइयों ने बंगाल में आंदोलन शुरू किया और 1911 में ब्रिटिश सरकार में याचिका दायर की कि वो चंडाल शब्द का उच्चारण बैन करके उसकी जगह नाम शूद्र शब्द कहा जाए। आंदोलन का लक्ष्य मानव समानता को बढ़ावा देने, ऊंची जाति वाली ब्राह्मणी परंपरा और रीति रिवाजों को ना मानने और मेहनत के दम पर रोजी रोटी कमाने की सोच रखने वाले मतुआ संप्रदाय की सोच से प्रेरित था। इसका नतीजा ये हुआ कि शोषित वर्गों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। वो पूंजीपतियों के दमन के खिलाफ हड़ताल पर चले गए और अपनी मेहनत के लिए उचित मेहनताना की मांग करने लगे। इस आंदोलन से बंगाल में दलित खुद ही प्रभावी रूप से एकजुट होने लगे। नामशुद्ध आंदोलन बंगाल में दलित क्रांति का सबसे सटीक उदाहरण है। हालांकि 1947 के बंटवारे के बाद ज्यादातर बांग्लादेश चले गए और बाकी बिखर गए, जो कहीं ना कहीं दलितों के बिखरने का भी कारण बना और ये आंदोलन खत्म हो गया। दलितों से बराबरी का सम्मान दिलाने के लिए भक्ति मार्ग के साथ साथ सामाजिक हिस्सेदारी को चुना था गुरु घासीदास ने, जिन्होंने 19वीं सदी में दोबारा से सतनामी आंदोलन को शुरू किया था। ये जातिवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 1820 के दशक में किया गया विद्रोह था। गुरु घासीदास ने इस बार सतनामी आंदोलन को केवल धार्मिक सुधार आंदोलन तक ही सीमित रखने के बजाय उन्होंने जातिवाद, भेदभाव, सामंतवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर दी थी। इतिहास में इसे सतनामी क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति का मूल कारण था कि छत्तीसगढ़ के वो किसान
जिन्हें वंचित अछूत माना जाता था। उनकी जमीनों को सामंतों और ब्रिटिश अधिकारियों ने जबरन अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके खिलाफ ही गुरु घासीदास ने क्रांति की शुरुआत की थी। सतनामियों ने केवल शोषक मालगुजारों की संपत्ति को लक्ष्य बनाया, जो छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्से पर अपना जबरन कब्जा जमा कर बैठे थे। उन्होंने कभी आम लोगों को परेशान नहीं किया। गुरु घासीदास के सतनामी आंदोलन को सोनाखान के राजा रामराय और उनके बेटे वीर नारायण सिंह के साथ साथ छत्तीसगढ़ के स्थानीय आदिवासी समुदाय का भी समर्थन मिला। सतनामी क्रांति को आर्थिक संघर्ष के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जहां लोग केवल अपने हक की ही जमीन के लिए लड़ रहे थे। गोपाल बाबा वलंकगर एक ऐसे शख्स थे जिनकी तारीफ खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी की थी। भारत के पहले ऐसे दलित पत्रकार जिन्होंने समाज के छुआछूत, भेदभाव और असमान व्यवहार की बात बेहद तीखे तरीके से उठाई थी। 19वीं सदी के मध्य में जन्मे गोपाल बाबा ज्योतिबा फूले के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका पूरा नाम गोपाल विठल नाग वलंगकर था और वो महाराष्ट्र के ही महार जाति से थे और मराठा आर्मी के एक सिपाही भी थे। 1856 में वो आर्मी से रिटायर हुए और उन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। वो पत्रकार के तौर पर कार्य करने लगे और वो दलितों को लेकर, उनके लिए न्याय और सामाजिक सुधारों को लेकर आर्टिकल लिखा करते थे। उनके लेखों का बहुत प्रभाव पड़ने लगा और उन्होंने अनार्य दोष परिहार नाम की एक संस्था बनाई। सामाजिक आंदोलन को और ज्यादा हवा देने के लिए 1888 में उन्होंने किताब विटाल विध्वंसक लिखी थी। इस किताब में बाबा ने हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी बातों के आधार पर 26 सवाल पूछे थे। यहाँ पहली बार उन्होंने खुलकर सनातनी हिंदुओं को स्वार्थी और लालची कहा था। वो मानते थे अछूतों की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार हिंदू और उनके दकियानूसी धर्म ग्रंथ है। महार जाति से होने के बाद भी उन्होंने ब्राह्मणों और ब्रिटिश के आगे सिर नहीं झुकाया और समय समय पर दलितों की ताकत का नमूना दिखाते रहे। उन्होंने महारों के लिए सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए संघर्ष किया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।